हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? गुड, फाइन। तो चलिए, मैं हूँ रंजित रंजन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजित फिजिक्स। बच्चों, पिछले क्लास में दैट मीन्स कि जो हमारा लास्ट लेक्चर हुआ है उसमें हम लोग कूलम्स लॉ स्टार्ट किए थे, ठीक है। और उस कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर, जो दो चार्ज के बीच में फोर्स निकालने का फॉर्मूला है जो उसने दिया था, उनको हमने ऐसे मीडियम में भी लिखा जब दोनों चार्ज कंप्लीटली उस मीडियम में था, या फिर दोनों चार्ज के बीच में कुछ पोर्शन थे, उतना में ही हमारा कोई मीडियम प्रेजेंट था टी थिकनेस में, तो फॉर्मूला क्या होगा। या फिर अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम प्रेजेंट है उन दोनों चार्ज के बीच में, तो वैसे केस में फॉर्मूला क्या होगा, मतलब फोर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा। तो वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके का था कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये तब था जब एयर है या फिर वैक्यूम है। ε0 पूरे की वैल्यू 9 × 10⁹ या फिर इसके पूरे के बदले कैपिटल K लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी को जब कंप्लीट किसी मीडियम में डाल दिया गया तो 1/4πε0 यहाँ पर एक εr आ जाता है जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उस मीडियम का, मतलब कि वैक्यूम के रिस्पेक्ट में उस मीडियम की क्या परमिटिविटी होती है, εr आ जाती है। और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। लेकिन यही फॉर्मूला फिर मॉडिफाई होता है जब आपको कुछ थिकनेस में, मतलब जो दोनों के बीच का, जैसे ये अगर चार्ज Q1 था, ये Q2 था, बीच का सेपरेशन अगर R है, तो इसमें अगर कुछ ही पोर्शन में कोई मीडियम ला करके रख दिया जाता है जिसकी थिकनेस T है और इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोले εr है, तो फिर फॉर्मूला क्या था, 1/4πε0 था, Q1 इंटू Q2 थिक था, यहाँ पर क्या था R माइनस T प्लस √εr T का होल स्क्वायर। मतलब जो डिस्टेंस है R, ये लिखा जाता है। मतलब ये जो मीडियम था उसको भी हमने एयर में कन्वर्ट कर दिया, इक्विवेलेंट डिस्टेंस बना दिया और फिर ये चीज़ लिखते थे, है ना। और फिर इसी को अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम है, डिफरेंट थिकनेस का, तो फिर क्या था Q1 Q2 अपॉन में R माइनस थिकनेस जो T है उसके बदले सारा का थिकनेस T1 प्लस T2 अप टू जितना है वो, प्लस εr1 T1 प्लस εr2 T2, इस तरीके से रहेगा। ये चीज़ उसमें ऐड होगा अलग अलग का। अब फिर ये कंप्लीट का होल स्क्वायर। तो ये आपकी फॉर्मूला है। अगर इसी में कुछ और भी मीडियम होता अलग थिकनेस का, ये T1 का, ये T2 का, और थिकनेस होता कुछ T1 का, T2 का, T3, तो अलग अलग का, तो फिर ये फॉर्मूला था फोर्स निकालने के लिए। तो जो भी आपको डेटा देगा वो आप उस पर रखेंगे और फिर फॉर्मूला को वैल्यू पुट करके फिर आप उसको सॉल्व करेंगे, तो आपकी जो आंसर है वो आपकी आ जाएगी। तो ये हमने बता दिया था यहाँ तक, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हम लोग देखते हैं इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ये है, 2 charges Q1 and Q2 separated at 20 centimeter in air and force between them is F0। मतलब वो जो दो चार्ज Q1 Q2 है वो 20 सेंटीमीटर पर एयर में सेपरेट किया हुआ है और उसके बीच का फोर्स F0 है, ठीक है। इफ अ 10 सेंटीमीटर थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, या फिर आप कहें कोई मीडियम है, प्लेस्ड बिटवीन द चार्जेस,
देन फोर्स becomes F naught by 4. Find dielectric constant, या फिर क्या बोलते हैं इसे, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। यानी वो दो चार्ज Q1 एंड Q2 है जिनके बीच का सेपरेशन 20 सेंटीमीटर है। उस समय जो इस पर फोर्स लग रहा है F नॉट है, तो उस F नॉट को हम क्या लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में 20 सेंटीमीटर है तो इसका स्क्वायर। ठीक है, ये तब है जब ये दोनों चार्ज एयर में था, 20 सेंटीमीटर सेपरेशन पे था, फोर्स F नॉट था, तो F नॉट इज 1/4πε0 Q1 Q2 बार स्क्वायर। अब क्या कहता है कि वही दोनों चार्ज Q1 एंड जो ये Q2 है जो आपका 20 सेंटीमीटर पर है, इसमें एक मीडियम प्लेस कर दिया गया जिस मीडियम का थिकनेस 10 सेंटीमीटर है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कुछ होगा, वो कितना होगा। लेकिन ऐसे केस में जो फोर्स है वो पहले प्रीवियस फोर्स का 1/4 हो गया। पहले जितनी फोर्स थी F नॉट उसका 1/4 हो गया है फोर्स। तो कितनी फोर्स होगी बच्चों, तो जाहिर सी बात है जब ये फॉर्मूला इसके लिए हम लिखें फोर्स का, तो उसके बदले क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, F नॉट बाय 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो इसके बीच का फोर्स है वो F नॉट बाय 4 हो गया। F नॉट बाय 4 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, नीचे में क्या लिखेंगे, R माइनस टी, याद करिए फॉर्मूला R माइनस टी, दैट मीन्स 20 माइनस 10, दैट मीन्स 20 माइनस 10 प्लस इप्सिलॉन R इंटू टी मतलब 10, इसका क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज़ें होगा। तो ये है आपका इक्वेशन 1 प्रीवियस केस में, और ये है आपका इक्वेशन 2 जो आपका बाद सेकंड केस में हुआ। अब हमें इसको सॉल्व करनी है दोनों इक्वेशन को और इप्सिलॉन R निकालनी है। तो सॉल्व करिए इसको, तो सॉल्व करेंगे हम इसको, तो 1/2 डिवाइड कर देते हैं, 1 डिवाइडेड बाय आप 2 कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, F नॉट बाय 4 करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 4, और यहाँ पर Q1 Q2 कट जाएगा, 4πε0 कट जाएगी, तो ये चीज़ें चली जाएगी आपकी ऊपर, ये जो चीज़ें हैं ये चीज़ें, क्योंकि दिस बाय दिस है तो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, तो 20 माइनस 10, तो ये क्या बच जाएगा 10, तो 10 प्लस इप्सिलॉन R इंटू 10 इनका स्क्वायर, और नीचे में ये बच जाएगा आपका 20 का स्क्वायर, यही बचेगा, बाद बाकी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये जो 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 10 प्लस इप्सिलॉन R इंटू 10 का स्क्वायर अपॉन में 20 का स्क्वायर, दोनों तरफ से आप हटा दीजिए स्क्वायर को, तो 2 इक्वल टू 10 प्लस इप्सिलॉन R 10 अपॉन में 20, तो ये कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 10 प्लस इप्सिलॉन R यहाँ पर 10, ये आ जाएगा 30 इज इक्वल टू इप्सिलॉन R 10, तो ये इप्सिलॉन R आ गया 30/10, दैट मीन्स कि 3, तो इप्सिलॉन R कितना हो जाएगा, रूट है इधर जाके कितना बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा, तो इप्सिलॉन R इज इक्वल टू कितने आ गए, 9 आ गए, इप्सिलॉन R इज इक्वल टू कितने आ गए, 9 आ गए। तो जब हमने 10 सेंटीमीटर का डाइलेक्ट्रिक, दैट मीन्स की कोई मीडियम, उस दोनों चार्ज के बीच में जो 20 सेंटीमीटर पर सेपरेट था हमने उसमें पुट किया, तो फोर्स पहले जितनी फोर्स थी उसकी 1/4 हो गई। तो इस सिचुएशन में इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कितनी थी, तो रिलेटिव परमिटिविटी इप्सिलॉन R इज इक्वल टू 9 थे। कैसे, आपने फर्स्ट केस में जो इक्वेशन है उसको एज इट इज आप लिख देंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय 20 स्क्वायर जो वैल्यू है, फिर यहाँ पर भी आप इक्वेशन लिख देंगे F0/4 1/4πε0 Q1 Q2, और जो फॉर्मूला है
आर माइनस टी प्लस एप्सिलॉन आर टी का स्क्वायर आपको लिख देंगे। फिर हमने क्या किया, दोनों को सॉल्व करने की कोशिश की, तो हम उसके लिए डिवाइड कर दिया तो जो टर्म कट आउट होने वाला था वो कट गया, रेस्ट ऑफ द टर्म को हमने लिख दिया। और फिर उसके बाद सॉल्व किया हमने इजी वे में, इसको स्क्वायर लिख दिया, फिर स्क्वायर हटा दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस तरीके से आपका आ गया एप्सिलॉन इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू 9। तो देखिए ये क्वेश्चंस पूछता है, इस टाइप का क्वेश्चंस, इसको आप ध्यान रखेंगे, बारी बारी सीखते सबको ध्यान रखते जाएंगे। नाउ बच्चे के मन में एक सवाल पैदा होता है, या कई बार हमसे बच्चे पूछ देते हैं या पूछे भी हैं कि सर जो हमें यहाँ पर एसआई सिस्टम में फॉर्मूला होता है, तो हमें एसआई वैल्यू जैसे Q1 Q2 है, आपने इसका कूलम में रखा, या Q1 Q2 जो है वो आप रखते हैं माइक्रो कूलम, नैनो कूलम, या फिर नीचे जो है वो एसआई सिस्टम में रखना है, तो ये 20 सेंटीमीटर था या फिर 10 सेंटीमीटर था, तो इसमें आपने इसको मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया, आप इसको सेंटीमीटर में ही क्यों छोड़ दिए। तो बच्चे बात ऐसा है कि यहाँ पर मैंने जो इक्वेशन लिखा है, तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में भी करता, तो जितना मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, उतना ही मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करता सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। इस सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए जितना मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता, सेम चीज़ यहाँ पर भी मैं मल्टीप्लाई करता सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए। और जब मैं उन दोनों को डिवाइड करता, तो वो चीज़ फाइनली कट आउट ही हो जाता, तो उस चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम क्या लिए, उसका रेशियो लिए हैं, दैट मीन्स कि हम उसको डिवाइड किए हैं, या हम कहें कि आप इक्वेट किए हैं। तो वैसे सिचुएशन में जो आप कन्वर्ट करते उस चीज़ को, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज करिए कि ये कूलम माइक्रो कूलम होता, ये माइक्रो कूलम होता, अब इस माइक्रो कूलम को इस माइक्रो कूलम को भी करते, तो यहाँ पर भी आप माइक्रो कूलम करते, उसको कूलम में कन्वर्ट करते, अब फिर वही काम करते, डिवाइड करते, तो जो यहाँ आपने मल्टीप्लाई किया वो यहाँ भी आपने मल्टीप्लाई किया, और फाइनली उसका रेशियो लेते तो वो कट आउट हो जाती, तो उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला था नहीं। तो जब भी हम इक्वेट करने की बात कर रहे होते हैं, या फिर हम डिवीजन की बात करने की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर आप इसे कन्वर्ट करने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ना। तो इसलिए मैंने उसको वैसे ही छोड़ दिया, क्योंकि बच्चे के मन में सवाल आ जाता है कि यहाँ आपने सेंटीमीटर में ही क्यों पुट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया। तो क्यों नहीं किया, इसके पीछे का रीज़न यही था, बिकॉज यहाँ पे हमें डिवाइड करना था या फिर इक्वेट करते, तो वैसे केस में वो चीज़ कट आउट ही हो जाता, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला आंसर पे नहीं था। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इसका सिर्फ वैल्यू पूछा होता है किसी क्वेश्चन में कि इतना चार्ज है, इतना डिस्टेंस है, उसके बीच का फोर्स बताओ, तो वैसे केस में जो आंसर दिया रहेगा, अगर वो एसआई सिस्टम में न्यूटन में रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि हमें ऊपर की वैल्यू भी एसआई सिस्टम में पुट करना चाहिए और नीचे की वैल्यू भी एसआई सिस्टम में पुट करना चाहिए, क्योंकि जब पूरा वैल्यू एसआई में पुट करेंगे तो फिर जाकर के फोर्स हमारा एसआई में न्यूटन में बन के आएगा। तो इन दैट केस हमें एसआई सिस्टम में पुट करें, ठीक है। अगर नहीं करेंगे तो फिर आंसर आपका मैच नहीं करेगा। हाँ, न्यूमेरिक डेटा जरूर मैच कर जाएगा, न्यूमेरिक डेटा आप मैच जरूर करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप माइक्रो कूलम है या नैनो कूलम आप कूलम में कन्वर्ट करिएगा, तो 10 पे पावर माइनस रख के ही कन्वर्ट करिएगा, या यहाँ पर भी अगर सेंटीमीटर में है उसको आप मीटर बनाइएगा, तो 10 पे पावर ही रख करके आप कन्वर्ट करिएगा। तो फाइनली कन्वर्ट करने से जो अंतर पड़ने वाली है वो सिर्फ 10 पर पावर का, मतलब जीरो का अंतर होने वाली है, कि जीरो कहाँ कितना होगा, कि पॉइंट कहाँ पर पड़ेगा, तो अंतर सिर्फ उससे होगा जनरली कन्वर्जन में, क्योंकि जनरली माइक्रो कूलम या नैनो कूलम या मिली कूलम रहता है, यहाँ पर सेंटीमीटर रहता है, ठीक है। तो वैसे केस में सिर्फ 10 पर पावर देके आप उसको कन्वर्ट करेंगे, तो न्यूमेरिक वैल्यू जो आना होगा वो तो न्यूमेरिक वैल्यू ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, है ना। लेकिन बस यही होगा कि हो सकता है 3000 हो या 30,000 हो या फिर 300 हो या फिर 3 × 10⁻⁹ हो या फिर 3 × 10⁻⁻6 हो, तो मतलब जो डिजिट है वो आपको मिलेगा, लेकिन जो 10 पर पावर है या जीरो है वो आपको डिफरेंस आएगा अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे तो, ठीक है। तो इस वजह से आप इस बात को ध्यान रखना है कि जब हम रेशियो लेते हैं या फिर इक्वेट कर रहे होते हैं, तो ना भी कन्वर्ट करें तब भी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कटआउट ही हो जाएगा, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए, बस यही होगा कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, वो भी टर्म लिखेंगे तो लिखने में टाइम लगेगा। दूसरी बात कि अगर आप डायरेक्ट न्यूटन में लानी है तो आप एसआई में पुट करिए, एसआई में पुट करिए, एक ही फॉर्मूला लगाकर आंसर लानी है तो फिर एसआई में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। गलती से अगर मान लेना आपने कन्वर्ट नहीं किया तो आपको न्यूमेरिक वैल्यू तो सेम रहेगा, बस जीरो का ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखेंगे वहाँ पर कि भाई क्या हुआ। तीसरी बात ये है कि ये जो न्यूमेरिकल है उसको हमने पूरी बेसिक तरीके से जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिखा और उसके बाद हमने डिवाइड किया, सॉल्व किया।
लेकिन अगर आप थोड़ा इसको स्मार्ट वे में और जल्दी करने की कोशिश करें तो मतलब ये है कि आप दोनों साथ डिवीजन ही लिखते जाइए। मतलब इसको हमने अलग लिखा, इसको हमने अलग लिखा, फिर दोनों को डिवाइड किया, फिर ये काम किए, तो दिमाग में आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि अच्छा इस तरफ F0 आ रही है, इस तरफ F0/4 आ रही है, दोनों का रेशियो लेंगे तो इसका मतलब 4 आने वाली है। 1/4 पर ε0 इधर भी आएगा, 1/4 पर ε0 इधर भी आएगा, डिवाइड करेंगे तो वो कट ही जाएगा। Q1 Q2 ऊपर भी रहेगा, Q1 Q2 उसमें भी रहेगा, दोनों में Q1 Q2 कट ही जाएगा। लेकिन जो इसका Q1 Q2 आने वाला की जो नीचे का टर्म है वो बचा रह जाएगा, तो वो तो ऊपर चला जाएगा। तो 20 - 10 प्लस εr, यहाँ पर 10 उसका स्क्वायर लिख देंगे और डायरेक्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो 20 का स्क्वायर है वो लिख देंगे। तो यहाँ से इतना ही हम लिखेंगे, मतलब इतना जो एक्सप्रेशन हम इसको लिख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन को हम लोग इमिट कर सकते हैं, समय बचा सकते हैं। सिर्फ डायरेक्ट हम ये काम करेंगे। लेकिन ये काम हम सिर्फ किससे करेंगे, सिर्फ हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर ऑप्शंस मारने होते हैं, टिक लगाने होते हैं। तो ये काम हम सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करेंगे। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ पर पूछता है, तो फिर आपको इस तरीके से पूरा स्टेप वाइज करना पड़ेगा, फिर आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे। तो जनरली कुछ पोर्शन में जो डायलेक्ट्रिक होता है, ये वाला आप जनरली देखेंगे कि बोर्ड में नहीं पूछता है, बोर्ड में ये फॉर्मूला आपको NCERT में नहीं मिलेगा, ठीक है। जनरली कंपटीशन में ही पूछता है, अगर पूछेगा भी तो वही उसी में पूछेगा, तो आप वो काम कर सकते हैं। लेकिन अगर गलती से कभी बोर्ड में पूछ दिया तो फिर आपको स्टेप करके दिखाना पड़ेगा, तभी मार्क्स मिलेगी। लेकिन अगर बोर्ड की कॉम्पिटिटिव स्किल है तो आप इसमें समय बचा के आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के थोड़ा समय बचाइए, क्योंकि समय बहुत ही वहाँ पर इंपॉर्टेंस है समय की, क्योंकि समय ही बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसका हम वहाँ पर ध्यान रखेंगे कि भाई कहाँ पर कैसे अटैम्प्ट लेनी है, ठीक है। तभी जाके आप स्मार्ट बन पाएंगे और स्मार्ट वे में आप बोर्ड दे पाएंगे, या फिर स्मार्ट वे में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे पाएंगे और उसको आप निकाल पाएंगे। देना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कोई देता है, निकालना सबसे बड़ी बात है कि हम क्या करें, क्योंकि पढ़ता तो सब कोई है, लेकिन कितनी स्मार्ट वे में आप करते हैं, कितने जल्दी से करते हैं, वो मायने रखता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए नोट कर लीजिए आप इसको, ठीक है। नाउ अब हम लोग इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो ये फोर्स है, इनको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, या फिर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कहने का मतलब है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो फॉर्मूला है F = 1/4πε0, या फिर कैपिटल K Q1 Q2/r², या फिर डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला जो था, उसको अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखनी है ना, क्योंकि वो फॉर्मूला से आपको जो हमने F पढ़ा मतलब उसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड है, उसी आपको फोर्स की जो मैग्नीट्यूड आपको बताएगी कि हाँ ये आप पॉजिटिव साइन के साथ आप Q1 Q2 रखिए, चाहे नेगेटिव पॉजिटिव उससे फ़र्क नहीं है, आप उसके सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू रखिए, मैग्नीट्यूड रखिए, और फिर आप उसको सॉल्व करके आप फोर्स की मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स में डायरेक्शन होगी कि ये जो फोर्स इस चार्ज पे लग रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मतलब किस तरफ होगी, ठीक है। तो डायरेक्शन अगर आप उसको दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए आप उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर में ही से ही आपको पता चलेगा कि इस फोर्स की डायरेक्शन किधर है। तो बच्चों जब भी किसी चीज़ को डायरेक्शन असाइन करना होता है, जब भी किसी चीज़ को हमें डायरेक्शन असाइन करनी होती है, तो उसमें हम लोग एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि कोई क्वांटिटी है उसकी मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड है, अब हमें उसको डायरेक्शन देनी है, उसको वेक्टर फॉर्म बनानी है, ठीक है। तो जब वेक्टर फॉर्म उसको बनानी है तो जाहिर सी बात है उसके साथ मुझे एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देना। यूनिट वेक्टर मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी, लेकिन उसकी एक डायरेक्शन होगी, पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो अगर आप वो यूनिट वेक्टर उस मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो उस मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, यूनिटी है। अगर उसके साथ जाके मल्टीप्लाई भी हो जाता है तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो वेक्टर था, यूनिट वेक्टर था, उसके पास डायरेक्शन था, तो ये डायरेक्शन अपना उसके साथ असाइन कर देगा। तो अगर आपको किसी क्वांटिटी जो एक वेक्टर होता है, अगर उसके मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन असाइन करनी है, मतलब उसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो
यूनिट मैग्नीट्यूड का हो उसको यूनिट वेक्टर कहते हैं, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर विथ फोर्स, फोर्स के साथ आपको यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करनी है। अब किसी भी तरह का यूनिट वेक्टर आप निकालते हैं तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला ये है कि जो वेक्टर आपके पास गिवन है उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो सपोज करिए कि आपके पास एक वेक्टर है आर वेक्टर, आपके पास एक वेक्टर है आर वेक्टर, आर के ऊपर एरो लगे हुए आर वेक्टर, जो आई जे के फॉर्म में होगा, जो आई जे के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। आई जे के फॉर्मेट कहने का मतलब है कि इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, समथिंग यहाँ पे होगा, यहाँ पे आई कैप होगा, समथिंग यहाँ पे होगा, जे कैप होगा, समथिंग यहाँ पे होगा, के कैप होगा। यानी कुछ हो सकता है कि आई हो, के हो, जे वाला चीज़ ना हो सकता है आई ना हो, जे और के हो, या तीनों हो। तो मतलब इस फॉर्मेट में होगा, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट, कुछ ना कुछ होगा, चाहे प्लस में माइनस में हो सके, कोई ना हो, लेकिन ये फॉर्मेट होगा उसका। तो अगर आपको उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं, आर के एरो वेक्टर, और इस तरीके से हम कैप लगाते हैं तो उसको हम लोग यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं। तो यूनिट वेक्टर अलोंग आर वेक्टर, यानी इस आर वेक्टर के तरफ ही हमें एक यूनिट वेक्टर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये जो वेक्टर है हमारा, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, उसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। और मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला तो पता ही है आपको, है ना, कि अगर आप किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो भी x कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, जो y कोफिशिएंट होगा उसकी स्क्वायर, और जो यहाँ पर आपका j कोफिशिएंट, k को कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर का जोड़ते हैं। मतलब जो i का कोफिशिएंट है, जो j का कोफिशिएंट है, जो k का कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर करके जोड़ते हैं, रूट लेते हैं तो क्या आ जाता है, आपका r आ जाता है। तो बेसिकली इस r वेक्टर को सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं। आप एरो हटा दीजिए तो उसको आप सिंपली r लिख सकते हैं, यानी इसको आप इसी को सिंपली आप क्या लिख सकते हैं, r वेक्टर अपॉन में आप r ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपको यूनिट वेक्टर देगा। तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स था F जो था, वो F हमारा कितना था, वो F हमारा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर का, यही हमारा फोर्स है। अगर हम लोग वैक्यूम या एयर की बात करें तो कोई दूसरा मीडियम है तो उस तरीके से फॉर्मूला यहाँ पर रहता है। तो अगर हमको इसको कन्वर्ट करनी है वेक्टर फॉर्मेट में, तो हमें जो यहाँ पे वेक्टर है F वेक्टर बना, एरो इसमें लग जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि जो फोर्स का डायरेक्शन है वो दोनों चार्ज को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है R, उसी के अलॉन्ग होती है। अगर आप यहाँ पे Q1 लेते हैं, यहाँ पर आप Q2 लेते हैं, इसके बीच की दूरी R है, तो जो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, मतलब जो R है, R ये वेक्टर, मतलब जो डिस्टेंस है, उसी के अलॉन्ग वो फोर्स होगी, या तो रिपेल होगी या तो अट्रैक्ट होगी, उसी लाइन के अलॉन्ग होगी। मतलब R वेक्टर के अलॉन्ग ही इसके ऊपर फोर्स होगा। ऐसा नहीं है कि ये फोर्स इधर हो जाएगा या ये फोर्स इधर हो जाएगा, इधर नहीं हो सकता, इधर नहीं हो सकता, या तो इधर होगी या फिर इधर हो सकती है, उसी के लाइन के अलॉन्ग होगी, मतलब R वेक्टर के अलॉन्ग होगी। तो हमें यहाँ पे R कैप लगा दिए, मतलब इसका यूनिट वेक्टर लगा दिया, हमें R कैप लगा दिया। कहने का मतलब है कि F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो वेक्टर है, जो आपको ये वेक्टर गिवन है आई जे के फॉर्मेट में, डिस्टेंस, उसको आपको उसी से डिवाइड कर देंगे, तो ये तो R लिखा जाएगा। यानी आप इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में यहाँ पे RQ, और ये R वेक्टर। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सिर्फ उसकी न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आपको सिंपली आ जाएगा। R की जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, या अगर वो आई जे के फॉर्मेट में भी अगर दिया हुआ है तो आप यहाँ से R निकाल सकते हैं, जो I का कोफिशिएंट है, जो J का कोफिशिएंट है, जो K का कोफिशिएंट है, उसका स्क्वायर करके रूट लेके आप R उसकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अगर वो
पोजीशन दोनों के बीच का गैप आपको आई के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो रख दीजिए, तभी आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। लेकिन अगर हमें उसको वेक्टर बनानी है, मतलब उसके साथ डायरेक्शन में असाइन करनी कि उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मतलब आई के फॉर्मेट में ही उसको लिखनी है, तो इन दैट केस 1/4 Q1 Q2 बाय RQ, जो आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे इससे R का, उसका क्यूब, और जो वेक्टर आपका आई के फॉर्मेट में दिया है वो वाली यहाँ पर वेक्टर, यानी R वेक्टर बाय RQ, ये वाली यहाँ पर फोर्स वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर से एक बार, Q1 Q2 बाय RQ, मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा उसका क्यूब, और जो वेक्टर आपका आई के फॉर्मेट में होगा दोनों के बीच का गैप, वो आपको यहाँ पे R वेक्टर लिख देंगे। या यूनिट वेक्टर में तो आप ये है R वेक्टर बाय मॉडुलस, ठीक है, तो यही R बन जाता है, हो जाके Q बन जाता है, 3 टाइम्स हो जाता है। लेकिन मैग्नीट्यूड में सिर्फ R² होता है, ये चीज़ नहीं होता। तो आप देखेंगे कि 99% केस में मोस्टली आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला ही यूजफुल है, क्योंकि जनरली मैग्नीट्यूड ही पूछा रहता है, चार्ज दिया हुआ फोर्स निकालिए, जनरली वही चीज़ यूजफुल है, वही हम लोग यूज करते हैं 99% केस में। बट समटाइम्स कभी कभी किसी ईयर में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, तो उसमें आपको कभी कभी उसको वेक्टर फॉर्म भी लिखा हुआ रहता है, मतलब आपको पोजीशन दिया रहेगा, मतलब दोनों के बीच का गैप दिया रहेगा, या फिर Q1 का पोजीशन दिया है R1 वेक्टर, Q2 का पोजीशन दिया है R2 वेक्टर, और फिर आपको इसके बीच का जो गैप होगा, जो R वेक्टर बनेगा, वो आपको निकालना पड़ेगा, और फिर उसको वेक्टर फॉर्म में ही फोर्स की आंसर दिया हुआ है। तो किसी ईयर में, लास्ट ईयर किसी मेडिकल में या फिर इंजीनियरिंग में पूछा है, लेकिन वो उसकी परसेंटेज पूछने की बहुत कम है। मोस्टली हमें जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है Q1 Q2 R² वो वाली यूजफुल है, ये थोड़ी कम है, लेकिन याद ये भी रखना है क्योंकि समटाइम्स पूछा भी है और पूछा जा भी सकता है। तो R वेक्टर बाय RQ, तो इसको आप याद रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम और अच्छे तरीके से समझते हैं कि अगर मुझे पोजीशन वेक्टर अगर हमें दिया हुआ है, अगर मुझे पोजीशन वेक्टर अगर दिया हुआ है उस Q1 Q2 का, तो फिर आप उसको दोनों के जो बीच का Q1 Q2 के जो बीच का आपको गैप मिलेगा, जो मतलब डिस्टेंस मिलेगा, जो सेपरेशन मिलेगा, उसको आप कैसे लिखेंगे। तो सपोज करिए कि ये आपकी एक एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और ये आपकी वाई एक्सिस है, ठीक है। जेड एक्सिस आप बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको आप इधर बना सकते हैं, जेड एक्सिस है। नहीं, प्लेन की अगर बात करते हैं तो ठीक है, आप जेड नहीं भी बनाइए तो चलेगा। तो जेड एक्सिस है। अब सपोज करिए कि इसी प्लेन में एक चार्ज यहाँ पे Q1 है और एक दूसरा चार्ज यहाँ पर Q2। ये जो Q1 है उसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 वेक्टर है, और ये जो Q2 है इनकी जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर है। मतलब जो R1 वेक्टर है ये आपको कुछ दिया हुआ है, ठीक है, यानी R का x कंपोनेंट इंटू आई कैप, R का y कंपोनेंट इंटू जे कैप, और मतलब R का z कंपोनेंट इंटू के कैप। और अगर हमें R2 वेक्टर हम इसका लेते हैं तो एक काम करते हैं, R1 का x कर देते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। R1 का x, R2 का y, R1 का x, R1 का y, ऐसे लिख देते हैं हम इसको ऐसे लिख दीजिए आप, ax i प्लस ayj एंड प्लस azk, हमने ऐसे लिख दिया। ये जो R1 वेक्टर है वो ijk के फॉर्मेट में मान लेते हैं ऐसा है, ijk के फॉर्मेट में ऐसा है, ठीक है। तो मतलब तीनों लिख दिया है, मतलब समझिए कि स्पेस में अगर ये सिर्फ प्लेन में ही होती, इस प्लेन में होती तो z आपका नहीं रहता, मतलब जे कैप वाली चीज़ें आपके पास नहीं रहती। तो ठीक है, तो जो चीज़ नहीं है मतलब समझना है कि वो कोऑर्डिनेट उसका 0 है। तो चूंकि axi प्लस ayj प्लस az के हमने R1 वेक्टर को लिख दिया, ये जो वेक्टर है वो इस फॉर्म में है, 2 इंटू आई, 3 इंटू जे, 4 इंटू के समथिंग इस फॉर्मेट में है। जो दूसरे का पोजीशन है R2, सपोज करिए कि वो आपका bxi प्लस byj प्लस bz के दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इसकी भी कुछ वैल्यूज होंगे वो आपको गिवन होगा, ठीक है। तो अगर हमें इन दोनों के बीच का, अगर हमें इन दोनों के बीच का ये वाली चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R12 का जो R12 होगा, लेकिन जो R12 होगा वो 2 से 1 की तरफ होगा, और जो R21 होगा उस तरफ होगा। तो या तो इसको R12 लिख दिए या आप इसको R21 लिखेंगे, लेकिन होगा ये कि R12 वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो R12 का वो R21 का उल्टा होगा, ठीक है। तो इस तरफ होगा। तो यहाँ से अगर आप R12 वेक्टर निकालते हैं तो क्या करेंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, या अगर आप R21 वेक्टर निकालते हैं तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। कहने का मतलब है कि इस वेक्टर में से इसको घटा के लिखेंगे तो क्या मिलता जाएगा, bx माइनस ax इंटू आई कैप, by माइनस ay इंटू
जे कैप एंड यहाँ पर बी जेड माइनस ए जेड इंटू के कैप, मतलब जो चीज़ होगी आप उसको ले, बस सिंपली घटा देना है। इसको भी आप इसी तरीके से घटा देंगे, मतलब इसमें अंतर ये होगा कि R1 माइनस R2 है, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे AX माइनस BX करके, आप इसको इस तरीके से आप लिख देंगे। तो यहाँ पर R12 निकल गया, फिर R21 निकल गया, मतलब अंतर ये है कि बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो अगर आप R12 की मॉडुलस लेते हैं या आप R21 की मॉडुलस लेते हैं, जिसको आप R लिखते हैं, तो ये रूट करके आप निकाल लेंगे, मतलब जितना स्क्वायर I का है, जो स्क्वायर J का है और जो स्क्वायर K का है, वो करके आप यहाँ पर निकाल लेंगे, है कि नहीं। R इक्वल टू निकालने के लिए क्या होगा, जो I का कोफिशिएंट है, जो J का कोफिशिएंट है, जो K का कोफिशिएंट है, वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, उसको स्क्वायर करेंगे, आपकी R निकल जाएगी, मतलब दोनों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो आपने क्या किया, R निकाल लिया, ठीक है। अब ये Q2 क्या करेगा, इस पर फोर्स इधर लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 है। अब Q1 क्या करेगा, इस पर फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो अगर हमसे ये कहता है कि फोर्स ऑन 1 2 लिखो या फोर्स ऑन 2 1 लिखो, तो इसको तो मैं सीधी सीधी लिख दूंगा कि 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R12 लिखिए या फिर R21 लिखिए या फिर आप R लिखिए, मैग्नीट्यूड एक ही बात है। तो यहाँ पे मैं R² लिख दूंगा, यहाँ से निकल के आ जाएगी, ये हमारा न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर वो वेक्टर फॉर्मेट में है तो F12 अगर लिखना है, F12 अगर आपको लिखना है तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2, हाँ यहाँ पर क्या करना पड़ता है बच्चे, Q करना पड़ता है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है, Q करना पड़ता है, मतलब जो मैग्नीट्यूड उसका Q। तो चूंकि 1 2 है तो R12 का जो मैग्नीट्यूड है वो Q है, मतलब यही होगा जो R निकल के आ रही है, ऐसे आप निकालेंगे तो उनका क्या करना है, Q कर देना है, और यहाँ पर R12 का जो वेक्टर है वो यहाँ पे लिख देना है। अगर आप यहाँ पर F21 वेक्टर लिखेंगे तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन में R21 का क्यूब लिखेंगे, मतलब 2 से जो 1 का क्यूब आप वो लिखेंगे। तो हालांकि 1 से 2 का जो क्यूब है, 2 से जो 1 का क्यूब, वो तो बराबर ही है, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड R है, वो ऐसे निकल के आएगी, मतलब एक वैसे दूसरे को घटा करके या उसका स्क्वायर करके ऐसे निकल के आएगी। और यहाँ पर हमें वेक्टर बस लगा दे दिया उल्टा करके, मतलब R21 वेक्टर। तो मुझे पता है कि R12 की जो डायरेक्शन है R21 की उल्टी है, तो निश्चित रूप से जो F12 की डायरेक्शन होगी वो माइनस F21 होगी, मतलब F21 का क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम ही होनी है, इतना होनी है, लेकिन वेक्टर फॉर्मेट में ऐसे लिखा जाएगा, और ये वेक्टर ये बता रहा है कि ये दोनों इसके अपोजिट है। तो फिर से एक बार कि जो मैग्नीट्यूड अगर निकालनी है तो सीधी सी बात है कि आप उसका डिस्टेंस पुट करिए और Q1 Q2 बार स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन सपोज करिए कि उस Q1 Q2 आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, R1 वेक्टर R2 वेक्टर, मतलब उसका पोजीशन दिया हुआ है। तो पोजीशन कुछ I कुछ J कुछ K फॉर्म में होगा, दोनों इसकी न्यूमेरिक वैल्यू कुछ ना कुछ गिवन होगी, हो सकता है कोई इसमें ना भी रहे, मतलब वो कोऑर्डिनेट उसका 0 है, मतलब वो। तो आप उससे R12 या R21 निकाल सकते हैं। R12 निकालेंगे तो R2 माइनस R1, या फिर R21 निकालते हैं तो R1 माइनस R2। आप इसको करेंगे, उसमें से घटा घटा के आप उस तरीके से लिख देंगे, तो आपको वो चीज़ आ गई। तो ये बेसिकली दोनों क्या है, ये बेसिकली दोनों R ही तो है, दोनों के बीच का गैप ही है, चाहे उसमें से घटाए उसमें से घटाइए, बट क्या होगी, उसकी डायरेक्शंस उल्टी आ जाएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वही आनी है। तो उसकी मैग्नीट्यूड आप इस तरीके से निकाल लेंगे, जो भी इसका कोफिशिएंट आएगा इसमें या इसमें I J K का, उसको स्क्वायर करके रूट करके आप उसकी कोफिशिएंट आपको आ जाएगी, ठीक है। R वेक्टर आ गया। मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सीधा सीधी आप उसमें पुट कर देंगे, आपको दोनों एक के दूसरे पर लगाया गया फोर्स या दूसरे का पहले पे लगाया गया फोर्स, दोनों क्या हो जाएगी, आपकी बराबर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर उसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखनी है तो मुझे वही यूनिट वेक्टर वाली काम करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो हमने क्या बताया इस तरीके से कि जो मैग्नीट्यूड है, जो R होती है वहाँ पर, उसको क्यूब कर देते हैं, मतलब जो R12 या फिर R21 जो भी आया R, उसको आप क्यूब करिएगा और यहाँ पर वो वेक्टर लिख दीजिएगा। जो वेक्टर निकल के आएगा R12 वेक्टर ये निकल के आएगा सॉल्व होके, या फिर जो ये R21 सॉल्व करके आएगा वो चीज़ें यहाँ पर रख देंगे, वो चीज़ यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। और ये न्यूमेरिक वैल्यू सॉल्व करके जो आएगा वो रहेगा। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू जो सॉल्व करके आएगा, ये न्यूमेरिक वैल्यू जो सॉल्व करके आएगा, और फिर ये दोनों चीज़ें इनके साथ लगा हुआ रहेगा, तो वेक्टर के फॉर्मेट में आंसर होगा। तो मतलब ये बता रहा है कि R12 और R21 जो है वो अपोजिट है, तो दैट मीन्स की जो फोर्स है वो भी क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, एक उस तरफ है तो दूसरी इस तरफ है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कूलम्स लॉ को, ठीक है। तो Q करके और ऊपर वो वेक्टर लगाते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत ज़्यादा यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ नहीं मिलेगा PYQ में, अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट एग्जाम कर लेते हैं, चाहे JEE मेन हो या फिर मेडिकल के लिए हो, चाहे और भी कोई हो। लेकिन हाँ, एक आध बार पूछा है, मैं देखा भी हूँ PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन,
तो आगे आ भी सकता है, तो इसलिए इस बात को रखना है। और जहाँ तक बोर्ड की बात हो गई तो उसमें वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहता है कि एक्सप्लेन कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या राइट कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में बोर्ड में पूछता है, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इस पर एक क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि मतलब क्या है। तो चलिए हम इस पर क्वेश्चन करते हैं। सपोज करिए कि आपके पास एक Q1 चार्ज है जो कि आपका 5 माइक्रोकूलम है, और एक आपका Q2 चार्ज है जो सपोज करिए आपका वो 3 माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम है एंड 3 माइक्रोकूलम है। इनके लिए जो पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर है वो आपका दे रखा है I प्लस 2j प्लस k, और सपोज करिए कि इसके लिए कुछ पोजीशन वेक्टर आपको दे रखा है 2i माइनस 3j एंड प्लस 4k, कुछ इस तरीके से आपको 2 वेक्टर दे दिया है। तो कहता है कि हाँ 1 पर जो 2 फोर्स लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, यानी वेक्टर फॉर्म में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, R12 निकालना पड़ेगा, मतलब R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो R2 में से R1 करेंगे तो ये आएगा I कैप माइनस 3j माइनस 2k, तो ये कितना आ जाएगा 5j, 4k माइनस k, तो ये कितना आ जाएगा प्लस k। ठीक है बच्चे, तो ये चीज़ आ जाएगी। तो R2 माइनस R1 सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट पोजीशन माइनस सेकेंड पोजीशन R12, तो I माइनस 5j प्लस k, ये चीज़ आपके निकल के आ गई जो R12। इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा, इसकी अगर मैं मॉडुलस निकालूंगा, इसकी मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो कितना हो जाएगी, √1 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 25 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा 27 रूट आ गया, ये आ गए 27 का रूट आ गया। निकालना क्या है मेरे को, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो अगर आपकी मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालनी है तो फिर तो Q1 Q2 का R स्क्वायर सिर्फ इतना का स्क्वायर कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगी। लेकिन अगर हमें विथ डायरेक्शन चाहिए तो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। ठीक है, तो इसके बदले में या तो एक्सप्रेशन आप रहने देना चाहते हैं तो एक्सप्रेशन रखिए। अब देखिएगा ऑप्शंस क्या है ना। अगर ऑप्शन नहीं आप सॉल्व कर रहे हैं तो फिर तो आप 9 × 10⁹ बाद में लास्ट में जाकर के आंसर सॉल्व करके लाइए। लेकिन अगर एक्सप्रेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्मेट में ही आंसर दिया हुआ है, या हो सकता है कि k के फॉर्मेट में ही आंसर दिया हुआ है, तो आपको वैसे ही रखना है, चेंज नहीं करना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दिए, Q1 × Q2 तो 5 × 3, Q1 × Q2 5 × 3 मतलब 15, और ये माइक्रोकूलम ये भी माइक्रोकूलम, तो 10⁻⁻⁶ 10⁻⁻⁶, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻12, 10⁻⁻12। ठीक है, ये हो गया। अब ये चीज़ है तो कितना हो जाएगा इसका क्यूब, √27 का क्यूब, क्योंकि जो R है उसका क्या होगा क्यूब, तो क्यूब हो गया। अब यहाँ पर वेक्टर, तो यहाँ पर वेक्टर कौन सा वेक्टर, यही वाली वेक्टर रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर I माइनस 5j एंड प्लस k, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो ये इसकी आंसर है। अब ये इसके आंसर है। अब ऑप्शन देखना होगा कि वो किस फॉर्मेट में। हो सकता है कि इसको 9 × 10⁻9 डाल के इसको सॉल्व करके, और जो ये वैल्यू आएगा उनको I के साथ में मल्टीप्लाई किया होगा, J के साथ में मल्टीप्लाई किया होगा, या K के साथ में मल्टीप्लाई किया होगा, उस फॉर्मेट में लिखा होगा। या हो सकता है कि इसको सॉल्व करके जितना आ रहा होगा उतना लिखा होगा और ये I माइनस 5j प्लस k लिखा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जिस फॉर्मेट होगा उस फॉर्म में आप उसको देख लेंगे, ऑप्शन आप चेक कर लेंगे, मिला लेंगे और वो आपकी आंसर हो जाएगी। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, और जनरली जेईई में आप देखेंगे क्या करता है कि बोलेगा कि फोर्स, उस केस में जो फोर्स वेक्टर आएगा वो इतना आएगा, मतलब लिखा रहेगा कि F12 इज इक्वल टू x × I माइनस 5j प्लस k, तो बोलेगा कि x निकालिए क्या है यहाँ पे, या यहाँ पे n दे देगा, या n दे देगा, तो बोलेगा कि यहाँ पे n निकालिए क्या है। मतलब कि ये जो फोर्स निकल के आएगा वेक्टर फॉर्मेट में वो इतना इंटू n आएगा। तो इतना से तो ये इक्वेट हो गया कि ये, इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यूज है, इसका मतलब है कि ये जो बच्चे ये पूरा वैल्यूज है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, n रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि ये चीज़ यहाँ पे आपको बतानी है। तो ये भी लिखा रहता है कि ये फोर्स हमने सॉल्व किया, वो फोर्स जो है n टाइम्स इतना आता है। तो ठीक है, आपने उस फॉर्मेट में ले आया और फिर कंपेयर कर लीजिए कि अच्छा ये तो चीज़ वहाँ दिख रहा है, मतलब n का वैल्यू ये पूरा वैल्यू है, तो वो चीज़ आप
यहाँ पे आंसर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन करेंगे कैसे, तो ये चीज़ें हैं वेक्टर फॉर्म में, आप उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। नहीं अगर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है तो फिर तो बेहद आसान है, आपने डिस्टेंस निकाल लिया, फिर उसका क्यूब कर दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। नाउ अब हम लोग ये जो कूलम्स लॉ है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इनकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, है ना, कि इस कूलम्स लॉ का, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो हेडिंग देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो बच्चे सबसे पहला प्रॉपर्टी कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कूलम्स फोर्स है, वो अट्रैक्ट भी करता है और रिपेल भी करता है। यानी सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज है तो रिपेल ईच अदर, अपोजिट पोलैरिटी ऑफ चार्ज है तो अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। और वो फोर्स इक्वली होता है अगर इक्वल मैग्नीट्यूड की चार्ज है और इक्वल डिस्टेंस पर रखी हुई है तो, और 1 पे जो 2 लगाता है वो 2 पे 1 लगाता है। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी है ना। तो ये फोर्स अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव बोथ, दोनों नेचर होती है। दूसरी बात, ये जो फोर्स है वो आप देखेंगे जो ज्वाइनिंग लाइन जो है दोनों चार्ज के बीच को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसी लाइन के अलॉन्ग होती है। मतलब अगर ये Q1 है, ये Q2 है, तो इसी ज्वाइनिंग लाइन पर या तो रिपेल करेगा एक दूसरे को, या अगर अट्रैक्ट करना होगा तो अट्रैक्ट करेगा। सेम चार्ज है तो रिपेल, अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेगा, पोलैरिटी का है तो ज्वाइनिंग लाइन के अलॉन्ग ही रिपेल या फिर अट्रैक्ट होती है। मतलब सेंटर टू सेंटर को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उसी पे होती है, उसी लाइन के अलॉन्ग होती है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, मतलब सेंट्रल इन नेचर, सेंट्रल फोर्स। तीसरी बात, ये जो फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, ठीक है। ये जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर, मतलब ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ये कैसा फोर्स है बच्चे? कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कंजर्वेटिव फोर्स का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये नहीं बस समझना है कि कंजर्वेटिव का मतलब कांस्टेंट है, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, कि टोटल चार्ज कांस्टेंट है, नादर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, या फिर टोटल एनर्जी कंजर्व होती है या टोटल मोमेंटम कंजर्व होती है, वो यहाँ नहीं समझना है। यहाँ पर कंजर्वेशन का मतलब है कि अगर सपोज करिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर एक चार्ज Q को जाना है, तो ये ऐसे चला जाए या ऐसे चला जाए या ऐसे 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 चला जाए या ऐसे 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 चला जाए। ये अगर W1 है, ये W2 है, ये W3 है, ये W4 है, मतलब Q1 से, मतलब इस पॉइंट 1 से इस पॉइंट 2 पर इस चार्ज Q को जाना है, किसके वजह से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। मतलब वो फोर्स या तो उसको रिपेल करके ले जाएगा या फिर अट्रैक्ट करके लाएगा। तो उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से अट्रैक्ट या रिपेल करके जो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इनिशियल टू फाइनल जो वो चार्ज पहुंचेगा, उसकी जो वर्क डन होगी वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि उसकी रास्ता क्या है, उसकी पाथ क्या है, वो इस लाइन पे गई है या इस लाइन पे गई है या इस लाइन से होकर के गई है या इस लाइन से होकर के गई है। पाथ इंडिपेंडेंट होती है, लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो वर्क डन W1 होगा, जो W2 होगा, जो W3 होगा, जो W4 होगा, वो क्या होगा? इक्वल है, मतलब कि कांस्टेंट है, मतलब सेम वैल्यू होगी एक से दूसरी जगह पे। तो ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी पाथ वर्क डन by the electrostatic force is independent of path. Work done by the electrostatic force is independent of path. ठीक है? Work done by this force is independent of path length. मतलब distance traversed by the particle, जो चार्ज है जो किस रास्ते से गई। चौथी बात, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर करने का मतलब इसका इफेक्ट जो है लार्ज डिस्टेंस तक होता है, काफ़ी दूर तक प्रेजेंस होता है। वो अलग बात है कि चार्ज के आसपास उसकी जो स्ट्रेंथ होगी फोर्स की वो ज़्यादा होगी, और जितना दूर आप जाते जाएंगे वो फोर्स कमज़ोर पड़ता जाएगा, लेकिन इफेक्ट होगी ज़रूर। तो इसलिए उसको कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर फोर्स। इसकी जो रेंज होती है वो लेंथ काफ़ी दूर तक होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर।
पांचवी बात कि ये जो फोर्स है इस यूनिवर्स में चार हमारा बेसिक फंडामेंटल फोर्सेज हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, और मैग्नेट अगर उसी से बनते तो मैग्नेटिक। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो है सेकेंड ताकतवर फोर्स है। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर जो है वो हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और सेकेंड नंबर पर ये वाली फोर्स आती है, मतलब सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है। तो ये कैसा है? सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। उससे कम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इससे वीक न्यूक्लियर, और उससे कम ग्रेविटेशनल फोर्स। चार फोर्स है यूनिवर्स में जो बेसिक है, फंडामेंटल है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक न्यूक्लियर एंड ग्रेविटेशनल। सबसे कमज़ोर ग्रेविटेशनल है, सबसे ताकतवर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और ये सेकेंडरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये है इसका ताकतवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अट्रैक्टिव, रिपल्सिव, सेंट्रल, कंजर्वेटिव, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है, पांचवा पॉइंट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे इस फोर्स के बारे में कि ये आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करता है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, मतलब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अगर कोई किसी को एक्शन का फोर्स लगा, तो मतलब कोई किसी को अगर थप्पड़ मारता है तो उसको चोट लगता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को थप्पड़ मारते हैं तो आपको चोट नहीं लगता है। आप किसी बड़े आदमी को या किसी बच्चे को आप थप्पड़ मारते हो तो उसको कहता है मुझे चोट लगी, बहुत ज़ोर से मार दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि उसको भी चोट लगा, वो अलग बात है, उसकी मसल्स उस चीज़ को फील नहीं हो पाया उतना ज़्यादा, इसलिए वो नहीं पता कर पा रहा है वो कि हाँ मुझे भी चोट लगी। लेकिन अगर आप किसी को फोर्स लगाते हैं तो उतना फोर्स वो आपको भी लगता है। ये न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, तो वही बात यहाँ पर भी है कि Q1 अगर Q2 को जितना फोर्स से अट्रैक्ट या रिपेल करता है, उतना ही फोर्स से Q2 भी Q1 को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करता है। तो न्यूटन को थर्ड लॉ को होल्ड करता है, ऑलवेज न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करेगा। नेक्स्ट बात हम क्या लिखेंगे? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, क्योंकि देखिए 1/r² होता है फॉर्मूले में। क्या होता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, क्योंकि r² से फोर्स डिक्रीज होती है। तो हम इसमें लिखेंगे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ये क्या करता है? ओबे करता है। तो ये कुछ हमारे फोर्स हैं, फोर्स के प्रॉपर्टी थे, अट्रैक्शन, रिपल्सन, सेंट्रल, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, कंजर्वेटिव इन नेचर, न्यूटन थर्ड लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो है वो प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जैसा कि हमने एक बात कही थी कि जो मास है वो वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, मतलब दो ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट में है, उसके बीच की कुछ फोर्स है, और अगर वो चलना शुरू कर देता है तो मास उसका बदलेगा। तो हो सकता है कि उसके बीच का मास बदलेगा तो फोर्स भी बदल सकता है। लेकिन चार्ज अगर मोशन में है और चार्ज की अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है स्पीड के साथ, और उसके बीच का डिस्टेंस भी अगर मेंटेन रह रहा है, तो फोर्स की वैल्यू नहीं बदलेगी, है ना। क्योंकि मास जब चार्ज की मैग्नीट्यूड नहीं, फोर्स वेलोसिटी का इंडिपेंडेंट है, तो फिर चार्ज की वैल्यू भी इंडिपेंडेंट होगी। तो फिर अगर उसके बीच का डिस्टेंस मेंटेन्ड है तो फोर्स भी उसका नहीं बदलेगा। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कुछ प्रॉपर्टी। अच्छा, एक बात और लिख लीजिए कि ओबे सुपरपोजिशन थ्योरम, ओबे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन का क्या मतलब होता है? ये जो सुपरपोजिशन है, इस सुपरपोजिशन का बच्चों क्या मतलब होता है? सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए कि सिस्टम के अंदर कोई चीज़ है जो बहुत सारा है, तो अगर मुझे उस सिस्टम का टोटल निकालना है तो हम उन सबको ऐड करते हैं। तो अगर वो स्केलर चीज़ है तो सिंपली आप उसको न्यूमेरिक ऐड कर देंगे, अलजेब्रा लगा देंगे। लेकिन अगर वो चीज़ें वेक्टर है
तो फिर आप उसको वेक्टर करना पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ हैं एक ही टाइप के और उसके आपको रिजल्टेंट लाना है, और अगर रिजल्टेंट निकालने के लिए मुझे उस सब का नेट लेना होगा, मतलब उन सब को ऐड करनी पड़ेगी, मतलब उन सारे का टोटल लेना होगा, तो उसी को हम सुपरपोजिशन कहते हैं। तो ये फोर्स भी सुपरपोजिशन को होल्ड करता है। ऐसा देखा जाए तो सारा फोर्स होल्ड करता है, क्योंकि वेक्टर है और एक बॉडी पे बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उन सारे फोर्स का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, नेट फोर्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही होगा कि अगर आपका एक सिस्टम है और सिस्टम में एक से ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट है, तो हर कोई एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, हर कोई एक दूसरे पर फोर्स लगाता है। अगर Q1 है, Q2 है, Q3, Q4 कई सारे फोर्स हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज को देखेंगे तो उस पर्टिकुलर चार्ज पर उसको छोड़ करके बाद बाकी जितने भी चार्ज सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो सब उसके ऊपर फोर्स लगाएगा कुछ ना कुछ, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में लगाएगा। अब पता चलेगा रिपेल होगी, अट्रैक्ट होगी, वो तो नेचर ऑफ चार्ज पर डिपेंड करेगा। कितनी वैल्यू होगी तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज और कितनी सेपरेशन को चार्ज रखी हुई है उस पर डिपेंड करेगी। तो अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं और किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर हमें टोटल फोर्स निकालनी है रिमेनिंग चार्ज के वजह से उसको छोड़ करके, तो हमें इंडिविजुअल चार्ज जो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा इंडिविजुअली सेपरेटली, उन सबको निकाल के और उसका मुझे वेक्टर एडिशन करना है। उसका मुझे क्या करना है? वेक्टर एडिशन करना है। क्यों करना है? क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर नेट फोर्स निकालनी है तो उसको मुझे वेक्टर फॉर्म अप्लाई करनी पड़ेगी, वेक्टर तरीके से ऐड करनी पड़ेगी। ये नहीं कि 10 न्यूटन और 2 न्यूटन सिंपली आप जोड़ करके 12 न्यूटन बोल दो। हाँ, हो सकता है 10 + 2 12 जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है, लेकिन वही अपोजिट होगा तो 10 - 2 हो जाएगा, कुछ और एंगल पर होगा तो कुछ और हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर एक सिस्टम में बहुत सारे चार्ज है और एक पर्टिकुलर चार्ज पे नेट फोर्स चाहिए, तो उसको छोड़ करके जो रिमेनिंग जितना चार्ज है उन सारे चार्ज का इंडिविजुअल फोर्स सेपरेटली आप निकाल दीजिए और उन सब का वेक्टर सम निकाल दीजिए, नेट फोर्स निकाल दीजिए, तो वो नेट फोर्स उसके ऊपर आ जाएगा। वही आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है। तो वो चीज़ यहाँ पे लागू होगा। तो जब हम न्यूमेरिकल करने लगेंगे तो हम सुपरपोजिशन कैसे अप्लाई होता है, कैसे न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व होता है, काफ़ी सारा न्यूमेरिकल्स हम इस पर करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। सिस्टम में वो सारे चार्ज प्रेजेंट है और नेट फोर्स निकालनी है, तो काफ़ी सारा न्यूमेरिकल करेंगे। तो जस्ट अभी हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं उसका कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है वो क्या करता है, ये ओबे करता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को ये क्या करता है, होल्ड करता है। तो ये हो गया हमारा, तो ये हमारा चार्ज के प्रॉपर्टीज हो गए। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अगर मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अभी समझा भी दिया तो उस पर मैं न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाऊँगा, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग जितना जो आवर है, जो ड्यूरेशन है वो हमारा होने वाला है। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, सुपरपोजिशन थ्योरम है, इनको हम स्टेट भी कर देंगे कि मतलब उसको अगर बोर्ड में लिखना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को तो आप कैसे लिखेंगे, कैसे स्टेट करेंगे, तो उनको हम लिख भी देंगे। और फिर हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे जो ऑन द बेसिस ऑफ कूलम्ब्स लॉ होगा और सुपरपोजिशन उसमें यूज होगा। मतलब सिस्टम में बहुत सारे चार्जेज होंगे और हमें उसका निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसमें बच्चों मुझे वेक्टर की काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है। मुझे वेक्टर की जो कंसेप्ट है उसकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि फोर्स वेक्टर है और वेक्टर से मुझे ऐड करनी पड़ेगी, वेक्टर लगानी पड़ेगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर अटेंड जो आप करेंगे तो उससे पहले अगर हो सके तो आप वेक्टर को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, है ना, कि वेक्टर्स क्या है, क्या प्रॉपर्टी है, कैसे ऐड होती है, कैसे सब्ट्रैक्ट है, कैसे उसका मल्टीप्लिकेशन है, डॉट क्रॉस। हालांकि डॉट क्रॉस अभी हमें जस्ट यूज़ नहीं होने वाली है, बहुत कम जगह यूज होती है, लेकिन यहाँ पर हमें उसकी एडिशन ज़रूर यूज होने वाली है कि उसको हम ऐड कैसे करते हैं। 2 वेक्टर है, 3 वेक्टर है, 4 वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप उसको कैसे ऐड करते हो, नेट निकालते हो, ठीक है। तो उसको आप ज़रूर देख लेना, उसके फॉर्मूलाज को, उसके तरीके को, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे मैं नेक्स्ट क्लास में सुपरपोजिशन स्टेट बता के उसके बाद मैं वेक्टर को भी मैं रिकैप करूँगा ही, उसको समझाऊँगा ही। देन उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, 0 लेवल अप टू जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल, उस लेवल तक बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक में, इतना में आप नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद सुपरपोजिशन थ्योरम और वेक्टर एंड उसके न्यूमेरिकल के साथ जो कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।